हेलो एवरीवन, वेलकम टू रघुवीर आईएएस एकेडमी। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पार्लियामेंट, उसको कंप्लीट करेंगे। प्रीलिम्स में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों के सवालों को हम देखें तो इससे ज़्यादातर सवाल आए हुए हैं और अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हो, अगर इस बार 2026 में भी अब मुझे लगता है कि अगर आप क्वेश्चन 2-3 तो आराम से इससे सही कर लेंगे और अगर आप पीछे PYQ एनालिसिस करेंगे तो आप इसमें से ज़्यादातर सवाल हल कर सकेंगे। इसे बहुत ही प्रीलिम सेंट्रिक तरीके से आज हम पढ़ेंगे। इसे आप क्विक रीजन भी मान सकते हैं क्योंकि अभी प्रीलिम्स में बहुत ही कम समय बचा है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पार्लियामेंट। ये भारतीय संसद है जो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और ये संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 79 से 122 में पाई जाती है, जिसके अंदर इसकी गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संसद को आर्टिकल 79 के तहत 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है राष्ट्रपति, ठीक है, एक मिनट, ओके, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, परंतु राष्ट्रपति के बिना संसद की कार्यवाही नहीं की जा सकती। मीन्स उसको, वो संसद का सदस्य नहीं है बट वो उसका एक अभिन्न अंग है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, उसे हम संसद का एक अभिन्न अंग मानते हैं। अगर संसद के प्रमुख कार्यों को देखें तो जैसे कानून बनाना विधायी कार्य है उसका, सरकार की नीतियों पर चर्चा व निरंतर रखना उनका मुख्य कार्य है, सरकार के कामकाज की समीक्षा करना, जनता की समस्याओं को उठाना, बजट पारित करना। अब हम देखते हैं लोकसभा, और जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा है, इसमें 3 अंग है, तो उनमें से हम पहले लोकसभा से शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं लोकसभा। लोकसभा, जिसे जनता का सदन भी कहा जा सकता है। लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है। यहाँ सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, तो इसे जनता द्वारा प्रतिनिधियों का सदन भी कह सकते हैं। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद या फिर पूर्ण विघटन के बाद। ठीक है, बट जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को पूर्व में भी भंग कर सकते हैं, मतलब 5 साल से पहले भी, और ऐसा वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। अब हम लोकसभा के सदस्यों की बात कर लेते हैं, यानी कि उसमें कितने व्यक्ति होते हैं या फिर संरचना क्या है उसकी। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हैं, जिसमें से राज्य से 530 चुन के आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 20, जिसमें जैसे UT, दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर आदि। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 आते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन समुदाय से किसी को भी मनोनीत नहीं किया जाता। ठीक है, वर्तमान जो लोकसभा है 2024 की, उसमें 543 सदस्य हैं। न्यूनतम सदस्य संख्या के लिए कोई भी प्रावधान लोकसभा में नहीं पाया जाता। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्षता निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। जो लोकसभा है ये जनता का सदन है, इसमें वास्तविक प्रतिनिधित्व जनता के होता है क्योंकि इसे प्रत्यक्ष तरीके से जो MP हम चुन के भेजते हैं वही लोकसभा के सदस्य होते हैं। सरकार की स्थिरता लोकसभा के विश्वास पर ही निर्भर करती है, अर्थात सरकार को अविश्वास प्रस्ताव लाकर लोकसभा में हटाया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा भंग हो सकती है पर राज्यसभा जो है स्थायी सदन है। लोकसभा के सामान्य बहुमत से साधारण विधेयक पारित होते हैं। अब हम राज्यसभा की बात करते हैं जो कि एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता। राज्यसभा है जो अधिकतम उनकी संख्या 250 है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिनको 4 विषय होने चाहिए: कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। इनका वे विशेष ज्ञान रखते हों। राज्यसभा है जो एक स्थायी सदन है और निरंतर कार्य करता रहता है। मनी बिल पर यह केवल सुझाव दे सकता है, मतदान कभी भी नहीं कर सकता। सामान्य विधेयक पर लोकसभा के समान ही राज्यसभा की शक्तियां हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर विशेष भूमिका है इनकी अनुच्छेद 368 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को मंजूरी देने में भी इनकी भागीदारी लोकसभा के समान ही है। उपराष्ट्रपति के महाभियोग में न्यायालय की भांति ही कार्य करती है। संघ लोक सेवा आयोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त
आदि के पदों पर हटाने का अधिकार रखती है, लोकसभा के समान ही। सरकारी कार्यों की समीक्षा और चर्चा करके कार्यपालिका को उत्तरदायित्व बनाती है। अब हम राज्यसभा के कार्यकाल और सदस्यता की बात कर लेते हैं। तो यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य हैं जो 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य हैं जो सेवानिवृत्त या फिर रिटायर हो जाते हैं। इसका कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और इसकी पात्रता है भारत का नागरिक 30 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो और राज्यसभा के लिए निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं और इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसे गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अब हम राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति देना, ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव पारित करना, ये राज्यसभा विशेष बहुमत से करती है। राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति, अनुच्छेद 356। लोकसभा भंग होने की स्थिति में राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक। उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, अनुच्छेद 67B। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये अभी इस बार करंट अफेयर्स में भी था, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाया जाने का प्रस्ताव है वो लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। ये सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है और इसे विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, जबकि लोकसभा इसे सामान्य बहुमत से पारित कर देती है। अब हम संसद के एक पार्ट या अंग राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होने के साथ वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है जो वो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इनके पद की अवधि अनुच्छेद 56 में दी गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उन्हें पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। उनके लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है कि उन्हें पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता। वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। मृत्यु त्यागपत्र यहाँ महाभियोग द्वारा पद रिक्त हो जाता है, तो मृत्यु होने पर 6 माह के भीतर नया निर्वाचन करना आवश्यक है। राष्ट्रपति की शक्तियों में विधायी शक्तियाँ प्रमुख हैं जो पार्लियामेंट में होती हैं। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। उन्हें संसद का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना, ये सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, विधेयकों पर सहमति देना, साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, अध्यादेश जारी करना जब संसद अधिवेशन में ना हो। तो ये अधिवेशन जो अध्यादेश है राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के तहत जारी करता है और ये संसद के समान ही शक्ति रखती है। ये कानून उतना ही समान शक्तियाँ रखता है। अब हम धन विधेयक और सामान्य विधेयक पर चर्चा कर लेते हैं। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार जारी किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा है जो आर्टिकल 110 में दी गई है। इसमें इजी सी ट्रिक है, अगर आप इसे याद करना चाहें तो आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके देख सकते हैं कि अगर किसी टैक्स को बढ़ाया या घटाया जा रहा है तो वो धन विधेयक है। सरकार का ऋण, ये मीन्स उसके कर्ज का कोई विधेयक है तो वो धन विधेयक होगा। संचित निधि आर्टिकल 266 और आकस्मिक निधि में से कोई परिवर्तन करना है, मीन्स उसमें किसी धन को डालना है या निकालने वाला विधेयक है तो वो धन विधेयक होगा। ठीक है, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बस वो जैसे अगर टैक्स घटाना बढ़ाना हो तो वो धन विधेयक है, ऋण सरकार के ऋण या कर्ज का विधेयक है तो वो धन विधेयक होगा, संचित या आकस्मिक निधि में परिवर्तन है तो वो धन विधेयक होगा। धन विधेयक नहीं होगा जैसे जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स, ठीक है, ये सभी जो हैं विधेयक ये धन विधेयक नहीं होंगे। अब धन विधेयक की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा के अध्यक्ष इसको प्रमाणित करते हैं कि यह धन विधेयक है, उनका निर्णय ही अंतिम होता है। मीन्स जो अध्यक्ष होता है वो उस पर साइन करता है कि ये एक वो धन विधेयक है। किसी भी सामान्य विधेयक पर अगर अध्यक्ष साइन करता है और बताता है कि ये धन विधेयक है तो ही उसे धन विधेयक माना जाता है और उसका निर्णय है जो अंतिम माना जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में जो राज्यसभा है वो केवल सिफारिशें कर सकती है और विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती।
ठीक है। राज्यसभा को इसे प्राप्ति के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होगा। यदि 14 दिनों में राज्यसभा विधेयक वापस नहीं करती तो विधेयक लोकसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। धन विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं होती। धन विधेयक राष्ट्रपति के बाद सहमति के बाद ही कानून बनता है। अभी हम धन विधेयक के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। वार्षिक वित्त विधेयक, ठीक है, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगों से संबंधित विधेयक, ठीक है, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो धन विधेयक के हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सामान्य विधेयक की, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार जो विधेयक लाए जाते हैं उन्हें सामान्य विधेयक कहते हैं, ठीक है। वह विधेयक जो धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं होते उन्हें सामान्य विधेयक कहा जाता है। जो सामान्य विधेयक हैं वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा इसे पारित होना आवश्यक होता है। यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो संयुक्त बैठक हो सकती है आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही यह कानून बनता है। अब हम इसमें मेनली डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे परिभाषा, ठीक है, धन विधेयक और सामान्य विधेयक। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक, सामान्य विधेयक अनुच्छेद 107 के तहत कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में, सामान्य विधेयक लोकसभा व राज्यसभा किसी में भी, ठीक है। अध्यक्ष व सभापति की भूमिका क्या होगी? धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं, उनका निर्णय ही अंतिम होता है। सामान्य विधेयक में ऐसी कोई प्रमाणन आवश्यकता नहीं होती। राज्यसभा की भूमिका धन विधेयक में क्या है? केवल सिफारिशें कर सकती हैं, अस्वीकार नहीं कर सकती। जबकि सामान्य विधेयक में क्या है? उसे पारित कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है या संशोधित भी कर सकती है। राज्यसभा को लौटाने की अवधि धन विधेयक को 14 दिन के भीतर और सामान्य विधेयक पर ऐसी कोई समय सीमा लागू ही नहीं होती। और यदि राज्यसभा वापस ना करे धन विधेयक को 14 दिन बाद लोकसभा द्वारा प्रमाणित मान लिया जाता है। जबकि सामान्य विधेयक है जो मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक हो सकती है। जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो धन विधेयक में नहीं है, जबकि सामान्य विधेयक में आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक हो सकती है। वित्तीय विषयों के संबंध में जो धन विधेयक के विषय हैं उनमें कर, ऋण, संचित निधि आधारित है। इसे अनुच्छेद 110 के तहत जो विषय हैं वही धन विधेयक के तहत आते हैं। सामान्य विधेयक के तहत कोई भी विषय नहीं है धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है कानून बनने से पहले। सामान्य विधेयक में अनिवार्य है कानून बनने से पहले, मीन्स इन दोनों में सेम है राष्ट्रपति की सहमति। अभी आप इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं कि लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, इसीलिए जो धन विधेयक है केवल उसी में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम और निर्णायक होता है। आई होप आपको धन विधेयक और सामान्य विधेयक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। अभी हम बात कर लेते हैं संसद के सत्रों की। संसद वर्ष में 3 प्रकार के सत्रों में कार्य करती है: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर सम्मन जारी करके बुलाता है। लेकिन जो संसद के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः जो संसद है वो वर्ष में 3 बार मिलती है, एक बार बजट सत्र में, फिर मानसून सत्र में और शीतकालीन सत्र में। बजट सत्र है जो वो सबसे बड़ा सत्र माना जाता है। जो अब बजट सत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। आमतौर पर इसकी समय अवधि है जनवरी फरवरी से मई तक होती है। यह सबसे लंबा सत्र है और इसकी विशेषताएं ये है, इसी सत्र में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, इसी सत्र में आम बजट प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान भी बजट सत्र में ही किया जाता है। धन विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इस सत्र में विभाग संबंधी स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। इसी प्रकार बात कर लेते हैं मानसून सत्र पर। इसे आमतौर पर जुलाई से सितंबर तक होता है। ये सत्र लगभग 9 से 12 सप्ताह का ये सत्र होता है। विशेषताएं इसकी ये होती है, यह सत्र वर्षा ऋतु में होता है। इसमें महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा एवं उन्हें पारित किए जाते हैं। सरकार की नीतियों और कार्यों की इसमें समीक्षा की जाती है। अल्पकालिक चर्चाएं, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल आदि महत्वपूर्ण इसमें होते हैं। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए इस सत्र का अधिक उपयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं शीतकालीन सत्र की। इसका समय आमतौर से
नवंबर से दिसंबर तक होता है। इसकी अवधि लगभग 3 से 4 सप्ताह की होती है। मीन्स ये सबसे छोटा सत्र है। यह सत्र वर्ष के अंत में होता है। अगले वर्ष के बजट की तैयारी तथा लंबित कार्यों को पूरा किया जाता है। इस सत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाया जाता है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है शीतकालीन सत्र। अब हम बात कर लेते हैं अधिवेशन और सत्र में अंतर की। अधिवेशन को कहते हैं सिटिंग और सत्र को कहते हैं सेशन। ठीक है, अधिवेशन संसद की एक बैठक को अधिवेशन कहते हैं। मीन्स जैसे एक दिन में कई बैठकें होती हैं तो उसमें से जो बैठकें होती हैं उसे अधिवेशन कहते हैं। और सत्र कई अधिवेशनों का समूह होता है, क्योंकि एक सत्र में काफ़ी सारी बैठकें होती हैं, क्योंकि रोज़ एक बैठक होती है। तो जैसे कई 2-3 महीनों तक एक सत्र चलता है तो उसमें जो डेली बैठक होती है उसे अधिवेशन कहते हैं। और एक पूरे पीरियड को जैसे शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र उसे कहते हैं पूरा एक सत्र या सेशन। अधिवेशन एक दिन का या कुछ घंटों का हो सकता है, जबकि सत्र है जो कई दिनों सप्ताहों तक चलता है। अधिवेशन की शुरुआत और अंत स्पीकर या सभापति करते हैं, जबकि सत्र की शुरुआत और अंत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक सत्र में एक या अनेक अधिवेशन हो सकते हैं, जबकि एक वर्ष में अधिकतम 3 सत्र ही हो सकते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अब हम बात कर लेते हैं स्थगन और स्थगन साइन डाइन की। ठीक है, स्थगन मीन्स किसी कारणवश अगर सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोका जाता है तो उसे स्थगन कहा जाता है। इसे अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। अगले कुछ मिनटों, घंटों या अगले दिन तक हो सकता है ये। जबकि स्थगन साइन डाई क्या होता है? किसी सत्र की अंतिम बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देना स्थगन साइन डाई कहलाता है। अध्यक्ष सभापति द्वारा किया जाता है, परंतु इसके बाद जो नया सत्र है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ना कि सभापति या अध्यक्ष के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त बैठक की, ज्वाइंट सिटिंग की। इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में बुलाई जाती है ताकि कोई भी विधेयक है जो पारित किया जा सके। जो संयुक्त बैठक है वो साधारण विधेयक में बुलाई जा सकती है, बट मनी बिल है जो उसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। मीन्स जैसे लोकसभा में कोई विधेयक है वो पारित हो गया है, बट राज्यसभा में वह विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और दूसरा कारण है यदि दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने से अधिक समय तक लंबित रखे, मतलब 6 महीने तक उसका कोई जवाब ही नहीं दे कि वो पारित हुआ है, अस्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। और तीसरा कारण है यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन कर वापस भेजे, पहला सदन उन संशोधनों को स्वीकार ना करे। जैसे लोकसभा कोई विधेयक पारित करके राज्यसभा में भेजे और राज्यसभा उसमें कुछ संशोधन करके लोकसभा को वापस करे, तो लोकसभा उन संशोधनों से सहमत ना हो, तब ये संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, क्योंकि उस समय उस विधेयक के पारित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। संयुक्त बैठक के जो संवैधानिक प्रावधान है वह अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, परंतु धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और राज्यसभा को केवल सुझाव देने का ही अधिकार है। इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ यूपीएससी हमेशा ट्रैप सेट करता है कि धन विधेयक में भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है या नहीं, तो वहाँ होगा बिल्कुल भी नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कभी भी राज्यसभा का सभापति मीन्स उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो करता है। कभी भी राज्यसभा का सभापति मीन्स उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। संयुक्त बैठक में जो मतदान होता है, संयुक्त बैठक में कुल सदस्यों का बहुमत नहीं होता, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है। संयुक्त बैठक में अनुपस्थित सदस्यों के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। अब हम अंत में संसद के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें देख लेते हैं। संसद के संबंधित जो कुछ अनुच्छेद हैं वो 79 से 122 आर्टिकल तक कुल 44 अनुच्छेद पाए जाते हैं संविधान के 5 भाग में।
आर्टिकल 79 में संसद की संरचना, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 82 में परिसीमन के पश्चात लोकसभा में वृद्धि, अनुच्छेद 83 में सदनों की अवधि, अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने की योग्यता, अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाना, स्थगन एवं विघटन के बारे में बताया गया है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और हैं, जैसे अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का विवरण मिलता है। अनुच्छेद 113 में अनुदानों की मांग की जाती है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। अनुच्छेद 115 में पूरक, अतिरिक्त व अत्यधिक अनुदान मांगा जाता है, जबकि अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, अपवादानुदान, मतदान विहीन व्यय आदि के बारे में बताया गया है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें, इसमें से महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उन्हें आपको याद कर लेना चाहिए, जो कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं और कभी यूपीएससी में भी आपको कोई पीवाईक्यू हल करने में मदद कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मुझे आपको इससे या कुछ समझ में आया हो और अगर आप इससे पीवाईक्यू हल हो रहे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और कंटेंट लेके आ सकूं। थैंक यू।